Assalamualaikum class 7. We were studying about the Islamic world and we have studied about the Umayyad and the Abbasid dynasty. Now today we are going to study about the Ottoman Turk Empire. Come to page number 24. The Ottoman Empire and its expansion. इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इस्लाम की बुनियाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने रखी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 632 AD। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, दैट वाज द ईयर 632 AD, इस्लाम बिकेम द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन अरबिया। इस्लाम अरबियन पेनिनसुला की अक्सरियत लोगों का मजहब बन चुका था। बाय 732 AD, आफ्टर 100 years of the death of Holy Prophet, the Islamic Empire expanded its territories from the borders of India through Persia and Middle East. इस्लामिक जो एम्पायर थी वो उसकी जो सरहदें थी वो पहुंच चुकी थी इंडिया, पर्शिया और मिडिल ईस्ट तक, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड स्पेन, और अफ्रीका के साहिलों और स्पेन तक। इन द 11th सेंचुरी में द सल्जोक टर्क्स एडवांस्ड फर्दर। सल्जोक तुर्कों ने जो है वो पेशकदमी की। दे डिफीटेड द बाइजेंटाइन आर्मी इन द बैटल ऑफ मांजिकत एंड ग्रेजुअली कॉन्क्वर्ड एशिया माइनर। उन्होंने बाइजेंटाइन आर्मी को, दैट वाज द क्रिश्चियन आर्मी, उनको बैटल ऑफ मांजिकत में शिकस्त दी और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो एशिया माइनर जो है वो फतह कर लिया, विच इज़ प्रेजेंट मॉडर्न डे टर्की, जो कि आजकल टर्की कहलाता है। यानी टर्की पहले क्या कहलाया करता था? एशिया माइनर कहलाया करता था, और इसके अलावा जो इसको एनाटोलिया भी कहा करते थे। इन द 14th century, a Turkish chieftain Osman 1326 AD founded the Ottoman Turkish Empire। 14th century में एक तुर्क सरदार यानी टर्किश चिफ्टन उस्मान खान ने ऑटोमन टर्किश एम्पायर की जो है वो बुनियाद रखी। उस्मान खान जो थे उनके वालिद का नाम था अर्तुगरल। कुछ याद आया क्लास? यस क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम अर्तुगरल whom you are watching on the famous Turkish serial Delirious Ertugrul। क्लास, ये अर्तुगरल और इनके जो आबाओ अजदाद थे ये जो है वो कबायली तुर्क थे और ये सेंट्रल एशिया में रहा करते थे। इन्होंने जो है वो सल्जोकी जो तुर्क थे उनकी मदद करने के लिए जो है वो सेंट्रल एशिया से हिजरत की थी, और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने सल्जोकी तुर्क जिनके सरदार उस वक्त अलाउद्दीन केकबाद थे उनकी मदद की, और उनकी सल्तनत पर चूँकि बहुत ज़्यादा जो है वो सल्जोकी सल्तनत पर हर तरफ से हमले हो रहे थे, मंगोलों की तरफ से भी जो पगन मंगोल्स थे, यानी वो मंगोल्स थे जो कि काफिर थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो भी हमले कर रहे थे, और इसके अलावा जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर से भी उनको हमले का जो है वो ख़तरा था। तो ऐसी सूरत में उन्होंने जो है वो अर्तुगरल और उसके कबीले से जो है वो मदद तलब की थी। तो अर्तुगरल और जो उनका कबीला था उन्होंने जो है वो अलाउद्दीन केकबाद की जो है वो बहुत मदद की उसकी सल्तनत को मुस्तहकम बनाने में, और फिर जो है वो हमेशा जो है वो उसके वफ़ादार रहे। अर्तुगरल की वफ़ात के बाद जो है वो एक आप कह लें कि एक हमले में जो है वो सल्जोकी सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। तो उस्मान खान ने जो है वो वहाँ पर फिर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इन द 1350s द टर्क्स इन्वेडेड यूरोप, और 1350 में तुर्कों ने जो है वो यानी ऑटोमन टर्क एम्पायर ने जो है वो यूरोप पर हमला किया। दे वॉन द बैटल ऑफ कोसोवो 1389 AD। इन्होंने जो है वो बैटल ऑफ कोसोवो जो है वो जीत ली 1389 AD में, एंड ग्रेजुअली कॉन्कर्ड द बाल्कन्स अप टू द बॉर्डर्स ऑफ हंगरी। और उन्होंने फिर जो है वो बाल्कन्स का जो एरिया था वो हंगरी के बॉर्डर तक जो है वो इसको फतह कर लिया। इन 1453 AD दे कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। उन्होंने 1453 AD में कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है वो फतह किया, द कैपिटल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, दैट वाज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी उस वक्त उसका जो है वो
कैपिटल सिटी था कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लास ये दोनों जो वाक़यात हैं इनकी तफसील आपको जो है वो आगे भी बयान की जाएगी। द ऑटोमन एम्पायर एक्सपेंडेड एज रैपिडली एज द टर्क्स बिलीव्ड इन अ प्रोफेसी कॉल्ड उस्मान्स ड्रीम। और ऑटोमन एम्पायर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी क्योंकि जो टर्क्स थे वो बिलीव किया करते थे एक प्रोफेसी पे जो कि उस्मान खान के हवाले से एक ख्वाब था विच ग्रू अंटिल इट कवर्ड द होल वर्ल्ड। और जिसके मुताबिक जो है वो ये था कि टर्क्स जो हैं वो एक दिन पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल कायम कर लेंगे। दिस गेव दैम कॉन्फिडेंस दैट दे वुड विन अ वर्ल्ड वाइड एम्पायर। और इसने इन्हें इस बात पर जो है वो यकीन दिलाया था कि एक दिन ये पूरी दुनिया पर जो है वो हुकूमत करेंगे। ठीक है क्लास, असल में जो उस्मान खान की जो वाइफ थी उनके वालिद ने जो है वो ये ख्वाब देखा था कि जो है एक चांद जो है वो उनके सीने से, उनकी उस्मान खान की वाइफ के सीने से निकला है, जिसने जो है वो जाकर जो है वो पूरी जो है वो हर तरफ रोशनी कर दी है। और फिर जो है वो एक दरख्त है जो कि जिसके साया जो है वो 4 पहाड़ों पर और 4 दरियाओं पर पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से जो है वो एक ख्वाब में एक आप कह लें कि एक बशारत दी गई थी कि आगे जाकर जो है वो ये 4 दरियाओं और 4 पहाड़ों पर जो है वो इनकी जो है वो हुकूमत कायम होगी। फिर उसके बाद उन्होंने ख्वाब में ये भी देखा था कि एक जो है वो हीरे की अंगूठी है, लेकिन वो जैसे ही उसको पहनने जा रहे हैं उनकी आँख खुल गई। और ये जो हीरे की अंगूठी थी वो असल में जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। ये जब आप इसका मैप वगैरह देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो एक ट्रायंगुलर शेप में, एक हीरे के शेप में जो है वो एक शहर था। तो ये असल में जो है वो उसकी खुशखबरी सुनाई गई थी कि ये जो है वो उसको भी फतह करेंगे। तो ये इसी ख्वाब का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। द ऑटोमन आर्मीज हैड 2 सेक्शंस। ऑटोमन आर्मी के 2 सेक्शंस थे। गाजीज स्किल्ड हॉर्समैन लाइटली आर्म फेयरलेस एंड ब्रेव। गाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड यानी घुड़सवार हुआ करते थे और उनके पास कम असलहा हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा बेबाक और बहादुर हुआ करते थे। जैनिसरीज स्लेव्स फ्रॉम कॉन्क्वर्ड कंट्रीज रॉयल डिसिप्लिन एंड वेल ट्रेंड। जैनिसरीज जो थे वो कॉन्क्वर्ड कंट्रीज से जो स्लेव्स वगैरह आया करते थे, यानी जहाँ पर फतूहात किया करते थे और जिन ईसाइयों को कैदी बनाकर लेके आया करते थे, तो उनकी तालीम व तरबियत करके उनको ट्रेन करके जो है वो एक फ़ौजी तरबियत देकर उनको जो है वो फ़ौज की तरह जो है वो बना दिया जाता था और उनको जो है वो जैनिसरीज कहते थे। उस्मान खान के जो बेटे थे और खान, उनके ज़माने से जो है वो जैनिसरीज की जो है वो इब्तदा हुई थी और बाकायदा जो है वो इनको ईसाई कैदियों को जो है वो फ़ौजी तरबियत जो है वो दी जाती थी क्लास। और इस कदर उनको जो है वो सहूलियात मुहैया की जाती थी कि तमाम जो ईसाई थे वो ये चाहते थे कि उनके बच्चे भी जो है वो जैनिसरीज जो है वो बन जाएं, यानी वो भी जो है वो, ताकि उनको भी वो तमाम जो फैसिलिटीज़ जो है वो मिल सके। वो जो है वो पहले जो है वो ईसाई हुआ करते थे, लेकिन जब उनकी तालीम व तरबियत हो जाती थी फ़ौजी तरबियत, तो फिर वो एक रासिख़ुल अक़ीदा जो है वो मुसलमान बनते थे। और थ्रू आउट द ऑटोमन टर्क्स हिस्ट्री इनका जो है वो बहुत अहम जो है वो रोल रहा है। द ऑटोमन एम्पायर हैड ह्यूज रिसोर्सेज। ऑटोमन एम्पायर के पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज मौजूद है। इट अटैक्ड स्मॉलर स्टेट्स विच हैड बीन वीकेंड बाय द ब्लैक डेथ। इसने जो है वो स्मॉलर स्टेट्स पर हमला किया जो कि ऑलरेडी ब्लैक डेथ की वजह से जो है वो वीकन हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। ब्लैक डेथ का जिक्र मैं जो है वो पार्ट 1 में कर चुकी हूँ। इट वॉज अ ग्लोबल पैंडेमिक और जो है वो बबोनिक प्लेग एक डिजीज़ था जो कि जो है वो हर तरफ जो है वो फैल गया था। तो उससे जो स्टेट्स मुतासर हुए थे उन पर जो है वो ऑटोमन एम्पायर ने जो है वो हमला किया और फिर उसको जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गए। द ऑटोमन एम्पायर लास्टेड टिल द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ऑटोमन एम्पायर जो है वो जो है उसका जो एंड हुआ है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो है वो स्टार्ट होने के जो है वो शुरू तक जो है वो, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है वो ऑटोमन एम्पायर जो है वो कायम था। इसकी बुनियाद पड़ी थी ऑटोमन टर्क एम्पायर की 1326 AD में और इसका खात्मा हुआ है 1924 में। असल में इसका जो असल जो खात्मा था वो जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो है वो उसका जो है वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो मुकम्मल जो सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होकर फिर जमहूरियत तुर्की की जो है वो बुनियाद पड़ी है वो हमारे पास जो है वो 1924 में पड़ी है।
द गवर्नमेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पे आप देखें क्लास पेज नंबर 26 में, यहाँ पर हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि हाउ ऑटोमन रूलर्स गवर्नड देयर एम्पायर। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास उल्मा हैं, मिलत्स हैं, दीवान है, सील ऑफ ग्रांड वजीर है, सुल्तान है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलिट हैं। ठीक है क्लास, तो ये तमाम मिलकर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म क्या करते थे ऑटोमन एम्पायर की। अब नीचे इनके बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है। की गवर्नमेंट रोल्स इन द ऑटोमन एम्पायर इंक्लूडेड, की गवर्नमेंट रोल्स जिनके थे ऑटोमन एम्पायर में वो ये थे, सुल्तान द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सुल्तान जो थे वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, विद अ कोर्ट एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड दीवान, और इनका अपना पूरा दरबार हुआ करता था और उनके बाकायदा काउंसिल हुआ करते थे मिनिस्टर्स के लिए, जो कि क्या कहलाया करता था, दीवान। द ऑटोमन सुल्तान हैड एब्सोल्यूट पावर, ऑटोमन सुल्तान के पास जो है एब्सोल्यूट पावर हुआ करते थे, यानी मुकम्मल इक़्तिदार इनके हाथ में हुआ करता था, अनलाइक द इंग्लिश किंग, और इंग्लिश किंग्स के मुकाबले में, क्योंकि एट दैट टाइम चर्च को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, तो वहाँ पर जो है वो इंग्लिश किंग के मुकाबले में पॉप को ज़्यादा इख्तियारात हासिल होते थे, और यहाँ पर जो है वो कुली इख्तियारात किसके हाथ में होते थे, सुल्तान के हाथ में होते थे। द ऑटोमन सुल्तान हैड एब्सोल्यूट पावर, ऑल लॉज एंड डिसीजंस वर मेड बाय हिम, जितने भी कवानीन और जितने भी फैसले लिए जाते थे वो तमाम चीज़ें जो है वो सुल्तान की तरफ से लिए जाते थे। द सुल्तान ऑल्सो क्लेम टू बी अ कैलिफ एंड सक्सेसर टू द प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, सुल्तान जो है वो ये भी दावा क्या करते थे कि वो खलीफा हैं और सक्सेसर हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कैलिफ, खलीफा किसे कहते हैं, खलीफा कहते हैं पीछे आने वाले जानशीन को, यानी वो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन भी कहा करते थे। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सक्सेसर टू प्रॉफिट, और जब उन्हें ये एजाज़ भी हासिल था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक्सेसर हैं, जानशीन हैं, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ रिलीजियस लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो उस वक्त दुनिया में जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी बसती थी, जहाँ जहाँ भी थी, तो वो उनके जो रिलीजियस लीडर भी हुआ करते थे, और बाकायदा उनके नाम का जुम्मे की नमाज में खुतबा भी पढ़ा जाता था। एंड एफिशिएंट सिविल सर्विस रन द एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर कॉल्ड द ग्रैंड वजीर, और एक एफिशिएंट सिविल सर्विस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेड किया करती थी, जो कि चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और वो कहलाया करते थे ग्रैंड वजीर। ठीक है, अलॉन्ग विद अदर मिनिस्टर्स एंड स्क्राइब्स, उनके जो है वो कुछ दूसरे मिनिस्टर्स और स्क्राइब्स भी हुआ करते थे, जिनकी मदद से वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रन किया करते थे, यानी मुल्क के जो है वो नज़्म व नक्श संभाला करते थे। द उलमा वर द रिलीजियस स्कॉलर्स हु वर एक्सपर्ट्स इन द शरिया लॉ, और जो उलमा हुआ करते थे वो उलमा जो होते हैं वो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं शरिया लॉ में। ठीक है, उलमा तो आपको मालूम होगा ना, मैं कह रहा हूँ। रिलीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑटोमन गवर्नमेंट, और मजहब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था ऑटोमन गवर्नमेंट में। द लॉयर्स वर रिलीजियस टीचर्स हु टॉट शरिया लॉ, और जो लॉयर्स हुआ करते थे वो रिलीजियस टीचर्स भी हुआ करते थे, जो कि शरीयत के हवाले से जो भी कवानीन हैं उनकी भी तालीमात दिया करते थे। द नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन द ऑटोमन एम्पायर वर कॉल्ड मिलस, और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी ऑटोमन एम्पायर में वो मिलस कहलाया करते थे, जितनी भी मतलब जो हैं वो नॉन मुस्लिम हुआ करते थे। दे एंजॉयड फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड टू प्रोफेस रिलीजन, और उनको पूरी आज़ादी थी कि वो जो है वो एक्सप्रेस कर सकें और अपने ख़यालात का इजहार कर सकें और अपने मज़हब को जो है वो जिस तरीके से चाहे फॉलो कर सकें। देयर वाज अ रिलीजियस टॉलरेंस इन द ऑटोमन एम्पायर, और मजहबी रवादारी इख्तियार की गई थी ऑटोमन एम्पायर में, यानी हर किसी को मजहबी जो है वो आज़ादी हासिल थी। नाउ कम टू पेज नंबर 27, कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनके हवाले से हम पढ़ने जा रहे हैं। द क्रूसेड्स, war between Muslims and Christians, were important wars in the history of the Islamic world. जो क्रूसेड्स हैं जिन्हें हम सुलेबी जंगें कहते हैं, वो जंगें थी मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जंगें हैं इस्लामिक वर्ल्ड की हिस्ट्री में। क्लास, इन जंगों का मकसद क्या था? इन जंगों का मकसद जो है वो बैतुल मक़दस को जो है वो हासिल करना था, यानी जेरूसलम को जो है वो हासिल करना था। क्लास, हुआ ये था कि जो जेरूसलम था, जहाँ पे हमारे पास जो है वो सोलोमन टेम्पल जो है वो मौजूद है, यानी हैकल सुलेमानी, असल में ये तीनों मज़हबों के लिए जो है वो बहुत अहमियत रखता है, यहूदी
ईसाई और मुसलमान। यहूदियों के मुताबिक उनका जो है वो टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी वहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा जो है वो ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा की पैदाइश वहाँ पर हुई थी, इसलिए वो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमारा चूँकि ये पहला किबला था तो इसलिए हमें इससे जो है वो मजहबी तौर पे जो है वो अकीदत है। क्लास तो इस पर जो है वो हमेशा से जो है वो यहूदियों का कब्ज़ा रहा। कभी ऐसा भी हुआ हिस्ट्री में कि वो वहाँ से निकाल दिए गए, लेकिन फिर दोबारा आकर इन्होंने जो है वो वहाँ पर जो है वो रहना शुरू कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में जो बैतुल मुक़द्दस था वो बाकायदा मुसलमानों की अमलदारी में आ गया। लेकिन चूँकि मुसलमानों का शिवा है हमेशा रवादारी, और तो उन्होंने जो है वो किसी भी ज़ायरीन को, ईसाई ज़ायरीन को जो है वो वहाँ पर जो है वो ज़ियारत करने आने से नहीं रोका, और उनको जो है वो परमिशन दे दी कि वो इसी तरीके से आते रहें और ज़ियारत करते रहें। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बहुत सी वजूहात जो है वो सामने आई पहली सुलेबी जंग के हवाले से। सबसे पहले तो ये कि उनके दिल में रकाबत थी, वो मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को जो है वो हासिल करना चाहते थे ईसाई। फिर जो दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि कुछ वो जो ईसाई ज़ायरीन थे वो जब आया करते थे तो वो कुछ इस किस्म की जो है वो काबिल एतराज़ हरकतें करने लगे कि जिससे जो है वो मुसलमानों को जो है वो उनके साथ कुछ जो है वो सख्तियाँ करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो है वो ईसाई दुनिया में आप कह लें कि एक जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो उनके दिल में जो है जज्बात पैदा हो गए। और फिर इस पहली सुलेबी जंग की आग को जो है वो भड़काने में ईसाई जो पॉप्स थे और जो पादरी और जो राहब वगैरह थे, इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, और उन्होंने बाकायदा जो है वो प्रोपेगेंडा किया कि जो है लोगों को, ईसाइयों को जो है वो बाकायदा कहा कि ये जो है वो एक हॉली वॉर है, और जो कोई जो है वो इसमें जो है वो हिस्सा लेगा उसके जो है सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इसके अलावा बहुत से दुनियावी जो है वो मुनफ़त की चीज़ें भी जो है वो उनके सामने रखी गई, और जो ईसाई मतलब इरादा कर लेता था कि वो सुलेबी जंग में हिस्सा लेंगे तो उसे सारे टैक्सेस वगैरह माफ़ कर दिए जाते थे। यानी दीनों दुनियावी दोनों किस्म की लालच देकर जो है वो पूरी ईसाई दुनिया को जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा कर लिया। एट दैट टाइम द मुस्लिम उम्मा वॉज नॉट यूनाइटेड, एंड वो उस वक्त जो है वो इतनी आप कह लें कि ताकतवर नहीं थी कि इतनी बड़ी आर्मी का जो है वो सामना कर सके। तो ये जो पहली सुलेबी जंग हुई थी उसमें जो है वो मुसलमानों को जो है वो शिकस्त हो गई, और बैतुल मुक़द्दस किसके हाथ में चला गया? ईसाइयों के हाथ में चला गया। फिर इसके बाद क्लास दूसरी जो है वो सुलेबी जंग हुई, जिसमें मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई, क्योंकि उस वक्त जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे जो हाकिम मिस्र थे, वो एक बहादुर जर्नैल थे। उन्होंने जो है वो बाकायदा जो है वो जंग के बाद जो है वो बैतुल मुक़द्दस जो है उसको जो है वो फ़तह किया, और इस तरीके से जो है वो बैतुल मुक़द्दस जो है वो दोबारा जो है वो मुसलमानों के पास जो है वो वापस आ गया। यानी बैतुल मुक़द्दस दोबारा जो है वो मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे उन्होंने जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया है तो उसके अंदर जितने भी वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक किया, और इसके अलावा कि ज़ाहिर सी बात है ईसाई वहाँ पर ईसाइयों का कंट्रोल था, तो वहाँ पे ईसाई बहुत सारे रेसिडेंट्स मौजूद थे, उनके साथ तो बहुत हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया। और वो बाकायदा सिपाही जिन्होंने जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी उनको कहा कि आप मामूली सा फ़िदिया मुकर्रर किया, और कहा कि आप जो है वो फ़िदिया जो है वो अदा करके आप जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। और कुछ ऐसे सिपाही थे जो फ़िदिया भी नहीं अदा कर सकते थे, तो कम से कम 10,000 सिपाहियों और उनके जो है वो जो भी फैमिली वगैरह का फ़िदिया खुद सुल्तान ने जो है वो अपनी जेब से जो है वो अदा करके उनको जो है वो वो जो है वो रवाना कर दिया। फिर इसके बाद क्लास 7 सदियों तक जो है वो बैतुल मुक़द्दस जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में रहा है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो है वो यहूदियों की रियासत जो है वो इसराइल जो है वो कायम हो गई, लेकिन इससे पहले जो है वो मुसलमानों का कब्ज़ा यहाँ पर रहा है। क्लास आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुस्न सलूक के हवाले से सुना कि इन्होंने जो है वो किस कदर जो है वो उसने सलूक का मुजाहरा किया मफतूहा कौम के लोगों के साथ। लेकिन जब पहली सुलेबी जंग हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें जब मुसलमानों को शिकस्त हुई थी तो ईसाई जो मतलब आप कह रहे हैं जो क्रूसेडर्स थे उन्होंने जो है मुसलमानों के साथ जो सलूक किया था वो नाकाबिले बयान है। इस कदर जुल्म व बर्बरियत का जो है वो मुजाहरा किया था
कि बाकायदा मौरखों ने लिखा है कि जब वो शहर के अंदर दाखिल हुए बैतुल मुक़द्दस के अंदर, तो हर तरफ जो है वो लाशों के जो है वो अंबार जो है वो नज़र आ रहे थे। कहीं पे हाथ पाँव और तमाम चीज़ें अलग अलग जो है वो पड़ी हुई थी। और बिल्कुल और जब सुलेमान टेम्पल यानी हैकल के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं, तो वहाँ पर बाकायदा दरिया बना हुआ था खून का, और उसके अंदर जो है वो लाशें बाकायदा तैर रही थी। इतना खून बहाया था ईसाइयों ने। और इसके बाद जो मतलब लाशें बिल्कुल जो है वो अलग अलग होकर जो है वो पड़ी हुई थी, और उस खून से इस कदर इतना खून था कि उसकी जो भाप उठ रही थी, वो खुद वो जो ईसाई सिपाही थे जिन्होंने इतने मुसलमानों को कत्ल किया था, वो खुद उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस कदर जो है वो जुल्म बर्बरियत का जो है वो मुजाहरा किया गया था। और इसके मुकाबले में जो है वो मुसलमानों का, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो है वो उसने सलूक जो है वो आपके सामने। तीसरी सलेबी जंग। यूरोप के 3 बड़े जो बादशाह थे, जैसे इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड और फ्रांस के फिलिप ऑगस्टस और जर्मनी के शहंशाह फ्रेडरिक वगैरह ने जो है उसमें हिस्सा लिया था। और जो है वो तकरीबन 1189 से लेकर 1194 तक जो है वो मतवातर जो है वो यहाँ पर 3 जंगें जो है वो होती रही। और ये जो यहाँ पर जर्मनी के जो बादशाह थे फ्रेडरिक बारबरोसा, ये दरिया जो है वो अबूर करते हुए इनकी जो है वो डेथ हो गई। फिर इसके बाद जो शाह इंग्लिस्तान यानी जो इंग्लैंड के बादशाह थे रिचर्ड, और जो जर्मनी के बादशाह थे फ्रांस के जो बादशाह थे फिलिप ऑगस्टस, इन्होंने ये जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जंगें बहुत दिनों तक होती रहीं, तो जो है वो ये बीमार पड़ गए। तो सुल्तान ने इनके साथ बहुत उसने सलूक किया, इनको जो है वो बहुत सारी चीज़ें, ताज़ा फल और शरबत, ये तमाम चीज़ें भिजवाईं। तो फिर जो है वो यानी कि इतना हुस्न सलूक का मुजाहरा किया। और फिर इसके बाद ये हुआ क्योंकि वो बिल्कुल तंग आ चुके थे ईसाई एक गैर नफ़ा बख्श जंग से, जो कि जंग चली जा रही थी, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था, तो उन्होंने तंग आकर मुसलमानों से वो सुलह कर ली। तो ये जो है वो तीसरी सलेबी जंग हुई। इसमें भी जो है वो मुसलमानों को जो है वो फतह हासिल हुई, खुद उन्होंने जो है वो मुसलमानों से जो है वो सुलह कर ली। तो ये था क्लास क्रूसेड्स यानी 3 सलेबी जंगों का अहवाल। Number 2, the fall of Constantinople led to an influx of refugees into the rest of Europe. और ये जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्लास असल में ये मिसप्रिंट की वजह से यहाँ पर आ गया। ये हमारे पास जो है वो बाद में आना था। ये डेट के हिसाब से जो है वो ये 1453 में ये हुआ है, तो मैं इसकी तफसील आगे बयान करूँगी। बहरहाल इसमें जिक्र किया गया है कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से जो है वो बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो है वो पनाह गुज़ीन जो थे, उन्होंने जो है वो यूरोप में आकर जो है बसना शुरू कर दिया। आफ्टर 1040 AD द सल्जूक टर्क्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेडेड एंड कंक्वायर्ड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। 1040 AD के बाद जो सल्जूक टर्क्स थे सेंट्रल एशिया के, इन्होंने हमला किया और ईस्टर्न पार्ट्स जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के उस पर जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर ली। क्लास ये जो सल्जूक टर्क्स थे और जो ऑटोमन टर्क्स थे, ये एक ही जो है वो आप कह लें कि एक ही नस्ल में से थे। ये इनके जो प्रेडिसेसर थे, इनके आबा अजदाद में से जो थे वो एक ओगोस खान थे, तो ये उन्हीं की नस्ल में से जो थे। ऑटोमन एम्पायर सल्जूक टर्क जो है वो उन्हीं की नस्ल में से थे। ऑटोमन एम्पायर जो है वो उन्होंने जो है वो एक अलग अपनी रियासत कायम की थी, और सल्जूकी टर्क्स की जो है वो एक अलग रियासत जो है वो कायम हुई थी। लेकिन ये मतलब एक ही आप कह लें कि फैमिली ट्री में से थे। After 1065 AD, groups of nomadic Turks began to invade and settle in the Byzantine Empire in search of better grazing lands for their animals. 1065 AD के बाद जो nomadic Turks का जो ग्रुप था, उसने जो है वो हमले करके बाइजेंटाइन एम्पायर पर जो है वो सेटल होना शुरू कर दिया, ताकि वो बेटर ग्रेजिंग लैंड्स जो है वो अपने एनिमल्स के लिए जो है वो ढूंढ सकें, यानी वहाँ पर अपने एनिमल्स को बेटर ग्रेजिंग लैंड्स जो है वो प्रोवाइड कर सकें। प्लस ये जो नोमैडिक टर्क्स थे, ये भी जो है वो टर्क थे और ये जो है वो चरवाहे वगैरह थे। और क्लास इन्होंने जो बाइजेंटाइन एम्पायर में सबसे पहले अपनी जो है वो आप कह लें कि रियासतें कायम करना जो है वो शुरू की। बाइजेंटाइन एम्पायर का मैप आप देख सकते हैं। क्लास 7 की बाइजेंटाइन एम्पायर का जो है वो ये मैप है, और ये जितना एरिया जो है वो रेड कलर से आउटलाइन हुआ है,
ये बाइजेंटाइन एम्पायर का एरिया है। उस वक्त जब बाइजेंटाइन एम्पायर अपने पूरे जो है वो पीक पर था, फिर उसके बाद जैसे कि बाइजेंटाइन एम्पायर का जो है वो फॉल हुआ और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ जो है वो दूसरे लोगों ने जो है वो यहाँ पर फतूहात जो है वो स्टार्ट कर दी, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे। तो फिर इसका एरिया जो है वो कम होता रहा और अबाउट 1020 में इसका जो है वो एरिया सिर्फ इतना था जितना आप जो है वो ये पिंक कलर से जो है वो हाईलाइट हुआ है। और फिर इसके बाद जो है जब 1360 में जब ऑटोमन एम्पायर अपने पूरे पीक पर थी, तो सब इसका जो एरिया था वो सिर्फ जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर जो है वो मैसेडोनिया और एथेंस और जो है वो थोड़े से हिस्से पर जो है वो महदूद रह गया था। From the 1220s onwards, pagan Mongols from Central Asia invaded and conquered the Eastern Islamic world. 1220 के बाद पगन मंगोल्स जो थे, जो कि आप कह लें कि काफिर इनफाइडल, पगन से मुराद इनफाइडल यानी काफिर, तो उन्होंने जो है वो कलमा नहीं पढ़ा था, वो सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने जो है वो बाकायदा हमले किया, उन्होंने ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड पर जो है वो पूरा जो है वो कब्जा कर लिया। क्लास दे डिस्ट्रॉयड एग्रीकल्चर अर्बन सेंटर्स एंड स्लॉटर्ड मैनी इनहैबिटेंट्स। उन्होंने एग्रीकल्चर अर्बन सेंटर्स को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया और बहुत सारे इनहैबिटेंट्स को जो है वो स्लॉटर्ड कर दिया। क्लास आपको याद होगा मैंने जब खिलाफत बनो अब्बासिया के एंड के हवाले से आपको बताया था कि हलाकू खान और उसकी जो आर्मी थी उसने जो है वो बाकायदा जो है वो बगदाद में आकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया और तमाम शहरियों को वहाँ के कत्ल कर दिया। और सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने ये किया कि खिलाफत बनो अब्बासिया जो कि मुसलमानों की मरकज़ी खिलाफत थी उसका जो है वो सिरे से जो है वो ख़ात्मा कर दिया। इससे पहले भी वो बहुत जगह इसी तरीके से जो है वो लूट मार जो है वो मचा कर आया था। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों का जिक्र हो रहा है। आफ्टर 1350 AD the Ottoman Turks invaded Europe and conquered the Balkans. 1350 AD में ऑटोमन टर्क्स ने यूरोप पे जो है वो हमला किया। उन्होंने बाल्कन्स क्लास एक रीजन है जो कि सराउंड करता है बाल्कन माउंटेन्स के जो है वो अराउंड, इसलिए जो है वो इस रीजन को जो बाल्कन जो है वो रीजन कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो मौजूद हैं। लेट्स सी द मैप। Class, here you can see the Balkan region on the map. All the areas which are highlighted with peach color is the Balkan region. Class, this region is named Balkans because of the Balkan mountains which are surrounded all over this region. क्लास, जो ऑटोमन कैलिफ थे मुराद वन, उन्होंने जो है 1350 में इस इलाके को फ़तह करके यहाँ पर जो है वो इस्लामी हुकूमत कायम की थी। In 1453 AD, they captured Constantinople, the capital of the Byzantine Empire. 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो फतह किया, जो कि कैपिटल था बाइजेंटाइन एम्पायर का। बाइजेंटाइन एम्पायर का मैप आप देख चुके हैं क्लास, उसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लास, इस जो है वो शहर को इम्प्रैग्नेबल समझा जाता था, यानी नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। इसकी तफसील हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों समझा जाता था। इसके अलावा जो है वो इस्लामी लिहाज से जो है वो इस शहर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो फातेह इसको फतह करेगा वो जन्नती होगा और उसका जो लश्कर होगा वो भी जन्नती होगा। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी इसको फतह करेगा इसका जो है वो नाम एक पैगंबर का जो है वो नाम होगा। तो इसको फतह किया था सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो नाम था, तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इसको जो है वो फतह किया था। और इस हदीस और इस बशारत के पेश नज़र हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से शहर के जो है वो 11 मुहासरे हो चुके थे और जो है वो हर कोई चाहता था कि वो ये फ़तह कर ले, लेकिन जो है वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो थे उनके हाथों जो है वो ये इस शहर का जो है फ़तह होना लिखा था। क्लास, आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये अज़ीमुश्शान शहर जो है वो फ़तह हुआ। क्लास, हियर यू कैन सी द मैप ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लास, ये जो पूरा जो एरिया है हमारे पास जो ट्रायंगुलर शेप में है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो कहलाता था। और क्लास, इसके अलावा आप इस मैप में ये भी देख सकेंगे
कि 1453 में जब मुसलमानों ने जो है वो पूरा सीज किया है इस शहर का, तो वो किस तरीके से किया है। इन्होंने जो है वो लैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये एरिया जो है वो हमारे पास जो है वो यूरोप की तरफ का एरिया, यहाँ से जो वो टर्किश फोर्सेस ने जो है वो सीज किया था, और फिर यहाँ से जो है वो टर्किश फ्लीट यानी पूरा जो ऑटोमन एम्पायर की जो शिप्स थी वो यहाँ से जो है वो हमला आवर हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चेन जो है वो लगा दी गई है, ये बैजेंटाइन एम्पायर की तरफ से लगाई गई थी ताकि कोई भी जो टर्किश शिप जो है वो यहाँ से जो वो एंटर ना हो सके। यही वजह है कि फिर सुल्तान ने जो है वो ये हिकमत अमली इख्तियार की थी कि जहाज़ खुश्की पर से चढ़कर जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। क्लास हम कॉन्स्टेंटिनोपल की इम्पोर्टेंस के हवाले से जान चुके हैं और हम इसकी लोकेशन भी देख चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि मुसलमानों ने ये शहर जो है वो किस तरीके से फ़तह किया। क्लास ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का ज़माना था और जो है वो इससे पहले भी कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह करने के लिए जो है वो बहुत से हमले हो चुके थे। जंग का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जो है वो यूरोप की जानिब बॉस्फोरस स्ट्रेट के करीब ब्लैक सी पर जो है वो एक किला तामीर कर दिया जिसका नाम रोमैली हिसार था, और फिर जितने भी बैजेंटाइन शिप्स थी उनको आने से जो है वो वहाँ पर रोक दिया। इस तरह जो है वो बाकायदा जो है वो जंग का आगाज़ हुआ और जो है कॉन्स्टेंटाइन जो उस वक्त जो है वो वहाँ के एम्परर थे, उन्होंने पूरी ईसाई दुनिया से जो है वो मदद तलब कर ली और फिर जो है वो बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। दोनों तरफ से जंग की भरपूर जो है वो तैयारियाँ की गईं और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो ऑटोमन सोल्जर्स थे उनकी तादाद थी वो 1 लाख थी, जबकि जो है वो जबकि इनके पास जो है वो 69 कैनन्स थे और जो है 126 जो है वो शिप्स थी। और इसके मुकाबले में जो बैजेंटाइन एम्पायर थी उनके पास जो है वो 7000 जो है वो ट्रूप्स थे और जो है वो ग्रीक फायर्स, और इसके अलावा 26 जो है वो बड़ी शिप्स थी और 30,000 जो है वो ग्रीक फायर्स थे और 500 जो है वो इनके पास जो है वो सोल्जर्स मौजूद थे। क्लास अब यहाँ पर आप जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को आपको बॉस्फोरस भी यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। क्लास ये जो तमाम जो एजेस हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल के, यहाँ पर एक बहुत मजबूत दीवार जो है वो वाक़ई थी और वो दीवार ऐसी थी जिसकी 3 लेयर्स थी और हर लेयर के दरमियान जो है वो फासला था जिसमें जो है वो खंदकें जो है वो खुदी हुई थी और उसमें जो है वो बाकायदा जो है वो पानी भरा हुआ था, यानी उसको कोई अबूर नहीं कर सकता था। और ये जो तीनों दीवारें थी उसके ऊपर जो बने हुए थे जहाँ से जो है वो बैजेंटीन जो सोल्जर्स थे वो बआसानी से जो है वो फायर जो है वो कर सकते थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गया था इस शहर को फ़तेह करना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो यूरोप वाला जो साइड है, जो कब्र का जो लैंड साइड है, वहाँ से जो है वो ऑटोमन एम्पायर जो है वो मुसलसल हमले कर रही है, लेकिन इनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है वो मजबूत दीवार जो है वो वाक़ई थी और एक एक जो दीवार थी वो कई मीटर उसकी जो है वो विड्थ थी, चौड़ाई थी और कई मीटर जो है वो लंबी भी थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो टावर्स पर बहुत सारे सिपाही खड़े हुए थे जो फ़ौरन जो है वो फायर कर देते थे और किसी को जो है वो आगे बढ़ने नहीं देते थे। जंग के दौरान ऐसा भी हुआ कि कुछ ऑटोमन सोल्जर्स ने जो है वो बाकायदा जो है वो सीढ़ी लगाकर जो है वो दीवार को पार करने की कोशिश की, लेकिन फिर जो है वो वहाँ से ज़बरदस्त जो है वो हमला हुआ और इस तरीके से जो है वो ऑटोमैन्स का जो ये भी जो वार था वो नाकाम। अब चूंकि पे दर पे जो है वो नाकामी का सामना हो रहा था और कोई फतह वगैरह हासिल नहीं हो रही थी, तो सुल्तान को जो है वो एक अनोखी जो है वो हिकमत अमली ने क्या किया कि आप देख सकते हैं क्लास की यार जो है वो एक चेन लगा दी गई है ताकि जो है वो ऑटोमन शिप्स जो है वो यहाँ से अंदर नहीं आ सके, तो इस वजह से यहाँ से हमला नहीं किया जा सकता था। तो सुल्तान ने एक ज़बरदस्त हिकमत अमली अख्तियार की और शिप्स को खुश्की पे, जैसे आप देख सकते हैं खुश्की के ऊपर जो है वो शिप्स को जो है वो चढ़ा दिया और उसके लिए उसने ये तरीका इख्तियार किया कि गाय की चर्बी जो है वो इस्तेमाल की और शिप को बाकायदा ज़मीन पर जो है वो खींचते हुए जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो लेकर आए, क्योंकि जंजीर की वजह से जो है वो यहाँ से हमला करना मुश्किल था। अब यहाँ से चूँकि वो तैयार नहीं थे कि यहाँ से उनके ऊपर वो हमला, फ़ौरन वो भागकर जो है वो इस तरफ जो है वो भागे, क्योंकि जंजीर तो कोई पार कर नहीं सकता था, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सुल्तान जो है वो इतनी ज़बरदस्त जो है वो हिकमत अमली जो इख्तियार करेंगे। अब जब यहाँ से जो है वो फ़ौरन जो है वो आर्मी जो है वो उस तरफ जो है वो मूव हो गई, सोल्जर्स उस तरफ मूव हो गए, तो अब यहाँ पर लैंड साइड से जो है वो ऑटोमन एम्पायर जो थी उसका जो है वो काम जो है वो आसान हो गया और वो ज़बरदस्त जो है वो हमले यहाँ से करने लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जो है वो ट्रूप्स जो है वो रह गए थे।
बहरहाल ये जो अमली अख्तियार की गई थी ये बहुत शानदार थी कि खुश्की पर जो है वो कश्तियों को खींच कर जो है वो ले आना, जिसके बारे में जो है वो कभी दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे मुसलसल जो आप देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं। इस बारे में बहुत सी रवायतें, कोई कहता है कि यहाँ पर जो बौखला कर भागे थे सोल्जर, इनमें से कोई खुला छोड़कर भाग गया था। कोई इस हवाले से ये कहता है कि जो है वो कुछ दीवारें जो थी वो वहाँ पर जो है वो खुद ब खुद गिर गई थी, जिससे वो जो खंदकें वगैरह उनके बीच में थी वो बूर हो गई थी और ये बासानी जो है वो अंदर दाखिल हो गए थे। खैर बहरहाल यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो अब एंटर होना शुरू हो गई है और ये जो इनके जो जेनिसरीज थे, उनके जो सरदार थे, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर जो है वो टावर, यहाँ पे जो चर्च था उसके ऊपर जाकर जो है वो ऑटोमन एम्पायर का जो है वो झंडा जो है वो लहराया और फिर इसके बाद जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो हमेशा जो है वो ऑटोमन एम्पायर की जो है वो कंट्रोल में आ गया। क्लास यहाँ पर जो है वो एक बहुत फेमस चर्च था जिसका नाम जो है वो हाया सोफिया था। तो वहाँ पर सुल्तान ने जो है वो ज़ोहर की अजान दी और फिर उसे जो है वो मस्जिद में तब्दील कर दिया। आजकल वो एक जो है वो म्यूज़ियम की सूरत में मौजूद है। Our prophet stated, Constantinople will surely be conquered one day. The commander who conquers it is a blessed commander. His soldiers are blessed soldiers. The infidel Turks think that they can pass our walls, but we will drown them in their own blood! I'm not like my predecessors. I am Sultan Mahmud Khan. I know we will pass over these walls. We won't become martyrs before we bring our enemies to their knees. By the end of the 11th century, Spanish Christians gradually conquered Spain and captured Granada. और 11th सेंचुरी के ख़ात्मे तक स्पेनिश क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने दोबारा से स्पेन को फ़तह कर लिया और उन्होंने जो है वो गरनाडा को जो है वो कैप्चर कर लिया, विच वॉज द लास्ट मुस्लिम स्टेट इन स्पेनिश सॉइल इन 1492 AD, जो कि लास्ट मुस्लिम स्टेट था स्पेनिश सॉइल में 1492 AD में जो है वो उसका जो है वो ख़ात्मा हो गया। क्लास मैंने आपसे पहले जिक्र किया था ना कि स्पेन में जब डार्क एज चल रहा था यूरोपियंस का, तो स्पेन में मुसलमानों की जो है वो शानदार जो है वो हुकूमत कायम थी। तो उस क्योंकि मुसलमानों ने जो है वो ईसाइयों पर फतवाहत करके ये हुकूमत हासिल की थी, फिर दोबारा से ईसाइयों ने उसको रिकॉन्क्वर्ट कर लिया और फिर जो है वो उन्होंने मुसलमानों की हुकूमत का वहाँ पर जो है वो ख़ात्मा कर दिया। असल में स्पेन में जो मुसलमानों की हुकूमत थी, बनो उमैया स्पेन कहलाया करती थी। और जैसा कि आपको पता है कि बनो उमैया जो हमारे पास मरकज़ी मुसलमानों की जो खिलाफत थी, जब उसका ख़ात्मा हो गया तो उनके जो है वो डिसिडेंट्स में एक अब्दुर्रहमान अव्वल थे, उन्होंने जो है वो यहाँ पर स्पेन में बनो उमैया स्पेन की जो है वो बुनियाद रखी थी। मूवमेंट एंड सेटलमेंट इन द इस्लामिक वर्ल्ड। द इस्लामिक वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड ह्यूज माइग्रेशन ऑफ पीपल, यानी जो भी हिजरत वगैरह हुई और जो सेटलमेंट्स वगैरह हुई हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो माइग्रेशंस वगैरह जो है वो फेस की है। द सल्जोक इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन द 11th and 12th सेंचुरीज़, और जो सल्जोक इन्वेजन्स थी जो कि स्टार्ट हुई सेंट्रल एशिया में 11th और 12th सेंचुरी से, बहुत ज़्यादा जो है वो सल्जोकियों ने हमले कर करके जो है वो अपनी हुकूमतें जो है वो बढ़ाई हैं। ये मुसलमान थे। द मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन द 13th सेंचुरी, और मंगोलों ने जो 13th सेंचुरी
सेंचुरी में जो इन्वेजन्स और हमले करना शुरू किए ये मुसलमान नहीं थे, ये जो है वो आप कह लें पगन मंगोल्स थे ये। मेडिवल मुस्लिम ट्रेडर्स एंड वॉरर्स सेटल्ड ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ द ग्लोब एंड टुक देयर रिलीजन विद देम। और जो मेडिवल एज के जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे और जो वॉरियर्स थे वो ग्लोब यानी दुनिया के जो है वो दूर दराज इलाकों में और जो है वो बहुत से इलाकों में जाकर सेटल हुए और अपना रिलीजन अपने साथ लेकर गए। मुस्लिम अरब ट्रेडर्स एंड वॉरियर्स सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट एंड सेटलमेंट्स थ्रू आउट द सहारा। मुस्लिम अरब ट्रेडर्स और वॉरियर्स थे, उन्होंने जो है वो ट्रेडिंग पोस्ट और सेटलमेंट्स जो है वो कायम की थी सहारा के जो है पूरे सहारा में डाउन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से जो है वो नीचे की तरफ जो एरिया इनटू इंडिया एंड इवन इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। आफ्टर द कन्वर्जन टू इस्लाम और इस्लाम कबूल करने के बाद मंगोल्स एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन ईरान, सेंट्रल एशिया एंड रशिया। और जो है वो कुछ मंगोलों ने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उन्होंने भी बहुत से मुस्लिम स्टेट्स जैसे कि ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया वगैरह में जो है वो अपनी हुकूमतें कायम की। द मंगोल स्टेट इन रशिया वॉज कॉल्ड द गोल्डन हॉर्ड। और एक मंगोल स्टेट थी रशिया में जो कि क्या कहलाया करती थी, गोल्डन हॉर्ड, दैट वॉज द मुस्लिम स्टेट। द गाजी मिलिट्री कमांडर्स हु conquered Eastern Europe after 1350 AD were given land there as a reward। और ये जो गोल्डन हॉर्ड जो प्लेस था वहाँ पर जो गाजी मिलिट्री कमांडर्स थे, क्लास हम जो अभी पीछे हमने पढ़ा है कि जो ऑटोमन एम्पायर की जो आर्मी थी वो 2 सेक्शंस में जो वो डिवाइड थी, एक गाजी और दूसरी जो है वो जेनिसरीज। तो जो गाजी हुआ करते थे उनको जो है वो जब वो जंग वगैरह जीता करते थे तो उनको रिवॉर्ड के तौर पर जो है वो वहाँ पर जो है वो ज़मीनें दी जाती थी। कम टू पेज नंबर 28, इकोनॉमी एंड ट्रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड। मईशत और तिजारत इस्लामी दुनिया में। द मुस्लिम इकोनॉमी मच इम्प्रूव्ड एंड बिकेम सोफिस्टिकेटेड दैन द इकोनॉमी ऑफ वेस्टर्न यूरोप। एट दैट टाइम जो मुसलमानों की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थी और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ऑर्गेनाइज थी वेस्टर्न यूरोप से। मुस्लिम ट्रेडर्स ट्रैवल एज फार एज साउथ अफ्रीका, चाइना एंड रशिया। मुसलमान ताजिर जो थे वो साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया ट्रैवल किया करते थे। दे ट्रेडेड इन फाइन क्वालिटी गुड्स लाइक सच एज कॉटन, कारपेट्स, पेपर, आइवरी एंड स्पाइसेस। और वो फाइन क्वालिटी की चीज़ें जैसे कि कॉटन, कारपेट, कालीन, पेपर यानी कागज़ और हाथी दांत, आइवरी कहते हैं हाथी दांत को, और मसाले वगैरह जो है वो ट्रेड क्या करते थे। होर्ड्स ऑफ मेडिवल मुस्लिम कॉइन्स विद अरबिक राइटिंग ऑन दैम हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन स्वीडन। और जो स्टॉक जो मेडिवल मुस्लिम कॉइन्स के जो स्टॉक हैं वो बाकायदा जो है जिनके ऊपर अरबिक राइटिंग मौजूद है वो डिस्कवर हुए हैं। माहिर आसार कदीमा ने इनको डिस्कवर किया है स्वीडन से। तो इससे मुराद ये है कि मुसलमान जो है वो यहाँ पर भी जो है वो तिजारत किया करते थे। Now come to page number 29. Economy and trade during the Ottoman Empire. क्लास यहाँ देखें पेज नंबर 29 पे कुछ आपको जो है वो पिक्चर्स जो है वो गिवन है ट्रेड आइटम्स की। इजिप्ट का जो मेन ट्रेड आइटम था वो था इनलेड ब्रास एस्ट्रोलैब। ये एक जो है वो डिवाइस हुआ करती थी जो कि नेविगेशन वगैरह में हेल्प किया करती थी, यानी समुद्री सफ़र के दौरान सिमत वगैरह मालूम करने के लिए। एट दैट टाइम स्पेन में जो है वो आइवरी कास्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। और ये जो है वो एक आप देख सकते हैं कि एक डेकोरेटेड जो है वो बॉक्स की तरह है और बाज़ का ये इसको जर्नी बॉक्स आप कह सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स वगैरह जो है वो यूज़ किया जाता था। अच्छा, तुर्की में एलिफेंट क्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी तिजारत की जाती थी। और इसके अलावा पर्शिया में जो है वो कॉपर जग और शरबत जार वगैरह जो है वो इसकी जो है वो तिजारत की जाती थी। साइंस, मेडिसिन, एवरीडे लाइफ इन द इस्लामिक वर्ल्ड। साइंस, मेडिसन और जो दूसरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी इस्लामिक वर्ल्ड में, द इस्लामिक वर्ल्ड वॉज मच एडवांस्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इन द मेडिवल एजेस। At that time, when Europe was going through medieval ages, Islamic world was much advanced. It means that कि वहाँ पर जो इस्लामी दुनिया थी उसको जो है वो बरतरी हासिल थी वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप पर।
we are going to read some contributions of the Muslim scientists in science. Muslim scholars were able to benefit from the books largely written by Greek, Persian, Roman, Indian, Chinese writers. मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाया, जो भी बुक्स वगैरह जो है वो ग्रीक, पर्शियन, रोमन, इंडियन, चाइनीज़ राइटर्स वगैरह की जो बुक थी उनको जो है वो ट्रांसलेट करवाया अरबिक में, और फिर उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल किया. अल-मामून इस्टैब्लिश्ड अ सेंटर फॉर ट्रांसलेटिंग द बुक्स फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज़ इनटू अरबिक. अल-मामून ने जो है वो एक सेंटर इस्टेब्लिश किया ताकि जो है वो ट्रांसलेट कर सकें तमाम बुक्स, तमाम कंट्रीज़ की बुक की अरबिक में. असल में इस चीज़ की बुनियाद रखी थी अब्बासी खलीफा हारून अर रशीद ने. इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है वो लाइब्रेरी बैतुल हिकमत कायम की थी, और यहाँ पर उन्होंने जो है वो बहुत सी दूसरी ज़बानों की किताबें, यूनानी और जो है वो इब्रानी वगैरह ज़बानों की जो किताबें थी उनको जो है वो अरबिक में जो है वो ट्रांसलेट करवाया था. और फिर अल-मामून ने इसकी बाकायदा जो है वो सरपरस्ती की, और इसके दौर में ये काम जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से हुआ. लेटर ऑन इन 11th century in Toledo, Spain, these Arabic versions were again translated to Latin in order to circulate in all over the Christian Europe. और बाद में 11th century में टोलेडो स्पेन में इन तमाम अरबिक वर्जन्स को दोबारा जो है वो लैटिन में जो है वो ट्रांसलेट किया गया ताकि वो उसको ऑल ओवर द क्रिश्चियन यूरोप जो है वो सर्कुलेट किया जा सके. प्लस लैटिन जो है वो एक एंशियंट लैंग्वेज है. अल-ख्वारिज़मी discovered the number 0. अल-ख्वारिज़मी that was the मुस्लिम मैथमेटिशियन. उन्होंने जो है वो नंबर 0 को जो है वो डिस्कवर किया. द नंबर्स 1 2 3 4 यूज्ड इन द अरब वर्ल्ड वर मच ईजियर टू यूज़ एज कम्पेयर टू रोमन न्यूमरल्स 1 2 3 4. अब क्लास यहाँ पर देखें कि जो नंबर 1 2 3 4 था, जो अरबिक वर्ड में जो है वो यूज़ हुआ करता था, वो ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं 1 2 3 4. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपकी जो क्लास का जो नाम लिखा है 7, ये मैंने रोमन न्यूमरल में लिखा है. इब्राहिम अल-फज़ारी इन्वेंटेड अ डिवाइस नोन एज द एस्ट्रोलैब फॉर नेविगेशन. इब्राहिम अल-फज़ारी जो कि एक इन्वेंटर थे, उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की थी एस्ट्रोलैब नेविगेशन के लिए. हम इसके हवाले से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि ये कैसा हुआ करता था. The Muslims knew a lot about astronomy. Over 100 stars in the sky have Arabic names. और मुस्लिम जो है वो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बहुत ज़्यादा जानते थे, यानी फल्कियात के हवाले से, स्पेस में जितनी चीज़ें उसके हवाले से. और तकरीबन जो है वो 100 यानी सैकड़ों जो है वो सितारे मौजूद हैं आसमान पर जिनके अरबिक नेम्स हैं, क्योंकि मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो उनको डिस्कवर करते थे तो फिर वो अरबिक नेम पर उनका जो है वो नाम रखा करते थे. इब्न सिना, एविसेना. ठीक है क्लास, here we are going to read about a very influential person in Muslim history, Ibn Sina. He was the most famous physician, philosopher, mathematician and astronomer of his time. वो most famous जो है वो physician, philosopher, mathematician और astronomer थे अपने वक्त के, यानी कि तबीब भी थे, माहिर जो है वो फ़लसफ़ी भी थे और मैथमेटिशियन भी थे और माहिर फ़ल्कियात भी थे. His major contribution to medical science was his famous book कानून फ़ी अल-तिब. उनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी मेडिकल साइंस में वो उनकी फेमस बुक थी कानून फ़ी अल-तिब. His philosophical contribution is किताब अल-शिफ़ा. और इसके अलावा इनकी एक philosophical बुक भी है जिसका नाम है किताब अल-शिफ़ा. Ibn Sina also contributed to mathematics, physics, music and other fields. Ibn Sina जो है वो उनकी जो है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और म्यूज़िक और दूसरे फील्ड्स में भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. Muslim towns had hospitals with isolation units for contagious illnesses. मुस्लिम टाउन्स में एट दैट टाइम जो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, ये जो हम सारी बातें करें मेडिवल एज की हम कर रहे हैं कि एट दैट टाइम मुस्लिम वर्ल्ड में या मुस्लिम टाउन्स में जो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे उसमें उस वक्त भी जो वो आइसोलेशन यानी सेपरेट वार्ड्स हुआ करते थे. कॉन्टेजियस यानी कॉन्टेजियस ऐसी बीमारी को कहते हैं जो एक दूसरे से जो है वो फैलती है या एक दूसरे से लग जाती है. जैसे कि आजकल जो है वो हमें कोरोना वायरस का जो है वो सामना, ये भी क्या है, कॉन्टेजियस इलनेस है ना. यही वजह है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कहा गया है कि हम करें, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टेजियस इलनेस है. तो ऐसे इलनेसेस के लिए उस वक्त भी बाकायदा जो है वो मुसलमानों के हॉस्पिटल्स में अलहदा वार्ड हुआ करते थे. मुस्लिम डॉक्टर्स डिड पोस्टमार्टम्स एंड ह्यूमन डायसेक्शन. एट दैट टाइम भी मुस्लिम डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम्स क्या करते थे, ह्यूमन डायसेक्शन क्या करते थे, यानी इंसानी जिस्म पर जो वो काट पीट बाकायदा क्या करते थे.
They noticed 400 years before the West that blood circulated round the body. और मुस्लिम जो डॉक्टर्स थे उन्होंने 400 years पहले जो है वो वेस्टर्न डॉक्टर्स से ये बात जो है वो नोटिस कर ली थी कि ब्लड यानी खून जो है वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में. डॉक्टर्स हैड टू पास एन एग्जामिनेशन. डॉक्टर्स को एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ता था. यही नहीं कि मतलब ऐसे ही जो है वो कोई तबीब या वो बनकर बैठ गया. एट दैट टाइम भी बाकायदा इम्तहानात लेकर जो है वो डॉक्टर बनाया जाता था. मुस्लिम सर्जन्स एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट्स विद कैनबिस एंड ओपियम. मुस्लिम सर्जन्स जो थे वो पेशेंट्स को एनेस्थेटाइज्ड किया करते थे. कैनबिस और ओपियम दैट आर द ड्रग नेम्स. एनेस्थेटाइज्ड कहते हैं क्लास कि जब किसी की सर्जरी वगैरह होती है या कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उनको जो है वो ऑपरेशन के दौरान जो है वो अनकॉन्शियस कर दिया जाता है ताकि उनको जो है वो होश ना आए. बाकायदा कुछ इस किस्म की ड्रग्स दी जाती हैं कि वो जो है वो इतनी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए और फिर उनको दोबारा जो वो होश में लाया जाता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनेस्थेटाइज्ड, यानी एनेस्थेटाइज करना. और जो ये काम करता है उसको जो है वो एनेस्थीजियोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर आपने कभी जो है वो सुना हो. तो एट दैट टाइम भी मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो पेशेंट्स को एनेस्थेटाइज किया जाता था. और ये काफ़ी मुश्किल आप कहने की टेक्निक है क्योंकि अनकॉन्शियस करके और फिर दोबारा होश में लाना, यानी ड्रग देकर पहले जो है वो एक तरीके से सुला देना और फिर दोबारा जो है वो होश में लेकर आना, तो ये बड़े रिस्क का काम होता है. यूज़ मर्क्यूरी एंड अल्कोहल एज एंटीसेप्टिक्स एंड हैड रूल्स अबाउट हाइजीन. वो जो है वो यूज़ क्या करते थे, मर्क्यूरी और अल्कोहल वगैरह एंटीसेप्टिक के तौर पर, यानी जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए. और उनके पास जो है बाकायदा जो है वो सेहत के मुतालिक जो है वो रूल्स जो है वो मौजूद थे. देयर वर फीमेल डॉक्टर्स एंड नर्सेज. और वहाँ पर जो है वो फीमेल डॉक्टर्स और जो है वो नर्सेज बाकायदा मुस्लिम वर्ल्ड में हुआ करती थी. वुंडेड क्रूसेडर्स प्रेफर टू गो टू अ मुस्लिम डॉक्टर देन अ क्रिश्चियन वन बिकॉज दे वर मोर नॉलेजेबल. जो वुंडेड क्रूसेडर्स थे, क्रूसेडर्स आप समझ गए होंगे कि मैं किन के हवाले से बातें कर रही हूँ, जिन्होंने सुलेबी जंगों में हिस्सा लिया था. तो वो मुस्लिम डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते थे क्रिश्चियन के मुकाबले में, क्योंकि वो ये समझते थे कि मुस्लिम डॉक्टर्स जो है वो ज़्यादा काबिल होते हैं. किस तरीके से सीन चेंज था क्लास के, आज के ज़माने में जो है वो हम प्रेफर करते हैं वेस्टर्न डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, बट एट दैट टाइम दे प्रेफर टू गो टू मुस्लिम डॉक्टर्स. इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न यूरोप. इस्लाम का क्या इन्फ्लुएंस हुआ वेस्टर्न यूरोप में, यानी इस्लाम के जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो वेस्टर्न यूरोप पर पड़े. द इस्लामिक एम्पायर हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिवल वेस्टर्न यूरोप. इस्लामिक एम्पायर ने वो एक ह्यूज इम्पैक्ट डाला है मेडिवल वेस्टर्न यूरोप के डेवलपमेंट पर, यानी उनकी जो भी उनके अंदर डेवलपमेंट हुए मेडिवल एज में. इट इज़ पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट द इस्लामिक वर्ल्ड प्रोवाइडेड द फाउंडेशंस फॉर फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन. और ये चीज़ जो है वो हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड ने जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बुनियादें फराहम की हैं कि वो मंदरजा ज़ैल शोबों में जो है वो तरक्की कर सकें. नॉलेज. Western Europeans incorporated Muslim ideas on mathematics, science, medicine and astronomy into their own thinking and practices. वेस्टर्न यूरोपियंस जो थे उन्होंने मुस्लिम आइडियाज़ को जो है वो इस्तेमाल किया और उस पर जो है वो बाकायदा जो है वो प्रैक्टिकल वर्क करके जो है वो और थिंकिंग करके और मोर प्रैक्टिस वगैरह करके जो है वो उसमें नॉलेज के हवाले से जो है वो उन्होंने बाकायदा जो है वो तरक्की की. और मुसलमान जो है वो इसलिए पीछे रह गए आज उनसे क्योंकि उन्होंने अपने आबा व अजदाद की जो भी आप कह लें कि जो भी ये इल्मी सरमाया था उस पर जो है वो कोई प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल वर्क कैरी आउट नहीं किया और ना ही इस पर कोई जो है वो रिसर्च की. मेडिसन. द फर्स्ट हॉस्पिटल इन पेरिस वॉज फाउंडेड बाय लुइस IX आफ्टर द केम बैक फ्रॉम क्रूसेड इन 1260 AD. और जो फर्स्ट हॉस्पिटल था पेरिस में वो लुइस IX ने जो है वो फाउंड किया जब वो क्रूसेड यानी सुलेबी जंग से जो 1260 में वापस आए. तो मे बी ही गेट द आइडिया फ्रॉम देयर, यानी कि इन्होंने मुसलमानों से जो है वो आइडिया हासिल करके वहाँ पर सबसे पहला हॉस्पिटल 1260 में उनके यहाँ जो है वो आप कह लें कि बना है. Culture. Many Western musical instruments were copied from Muslim instruments including the lute, the guitar and the violin. और बहुत से जो वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मुस्लिम इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो जो मुस्लिम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको कॉपी करके बनाए गए, जैसे कि ल्यूट, गिटार और violin. Trade. European noblemen bought goods that Muslims traded in silk, spices and other things as the height of fashion. और यूरोपियन जो नोबलमैन थे वो
सामान जो है वो मुसलमान जो सामान ट्रेड किया करते थे उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि शौक़ से ख़रीदा करते थे, जैसे सिल्क, स्पाइसेस और थिंग्स, और उसको जो है फ़ैशन कहा करते हैं। जैसे आजकल हम वेस्टर्न चीज़ें यूज़ करते हैं और इसको फ़ैशन का हिस्सा समझते हैं और इस पर जो है वो हम फ़ख्र कर रहे होते हैं कि हम वेस्टर्न चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम जो वेस्टर्न जो नोबल मैन थे, जो अमीर लोग थे, वो मुसलमानों से जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो ख़रीदा करते थे। वेस्टर्न सेलर्स adopted devices that had been refined by Arabs, और जो वेस्टर्न सेलर्स वगैरह थे यानी जो जहाज़रानी वगैरह क्या करते थे, उन्होंने कुछ डिवाइसेस जो हैं वो अडॉप्ट करी अरब से, जैसे एस्ट्रोलेब विच एडेड नेविगेशन एंड द ट्रायंगुलर सेल, जैसे कि एस्ट्रोलेब जिसके हवाले से हम पढ़ चुके हैं, जो कि नेविगेशन वगैरह में जो है वो सी जर्नी वगैरह में एडिट करता है यानी हेल्प करता है, और ट्रायंगुलर सेल क्लास आपने देखा होगा कि जो है वो जैसे बोर्ड्स होती हैं, आपने देखा होगा कि इस तरीके से उस पर ट्रायंगुलर जो है वो सेल मौजूद होता है। इनका पर्पस असल में ये होता है कि ये विंड की मदद से जो है वो इसकी स्पीड जो है वो बोट की जो है वो विंड की वजह से जो है वो बढ़ा रही होती हैं, तो ये इनका काम होता है। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने मुसलमानों से कॉपी की। विदाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स, और इन इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर कोलंबस वुड नेवर हैव रीच्ड अमेरिका, कोलंबस जो है वो कभी भी अमेरिका नहीं पहुंच सकता था। आर्किटेक्चर, द पॉइंटेड आर्क फ्रॉम मुस्लिम मॉस्क वाज कॉपीड इन वेस्टर्न गॉथिक आर्किटेक्चर। जो पॉइंटेड आर्क है यानी जो मुसलमानों का जो है वो आर्क यानी जो मेहराब की तरह जो मुसलमानों की जो आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है मस्जिदों में जो हम देखते हैं, वो उन्होंने जो है वो मुस्लिम जो है वो मॉस्क वगैरह से कॉपी किया और फिर उसे जो वो अपने गॉथिक आर्किटेक्चर का जो है वो पार्ट बनाया। क्लास गॉथिक आर्किटेक्चर की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो अक्सर आपने फेरी टेल्स और मतलब कार्टून्स वगैरह में कासल्स देखे होंगे। तो ये जो कासल्स होते हैं वो असल में जो है वो गॉथिक आर्किटेक्चर के तर्ज पर बनाए जाते हैं। वेस्टर्न कासल डिजाइनर्स अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक कासल्स विद लेयर्स ऑफ वॉल फ्रॉम मुस्लिम कासल्स व्हिच दे आर सीन ऑन क्रूसेड। अब ये जो कासल वगैरह होते हैं इनके हवाले से बयान किया जा रहा है कि इनके जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने वो आइडिया जो लेयर यानी जो कासल बनाने का जो आइडिया था जिसमें यानी एक वॉल नहीं हुआ करती थी बल्कि 2 से 3 जो है वो वॉल्स हुआ करती थी। मुस्लिम ये आइडिया उन्होंने मुस्लिम जो है वो किलों से लिया था जब वो क्रूसेड पर जो है वो आए थे यानी सलेबी जंग में वो आए थे, तो उन्होंने ये आइडिया जो है वो मुसलमानों से लिया था। कम टू पेज नंबर 32। It can be said that there have been many reasons that brought the medieval ages to its decline। और ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे रीजंस थे जिसने जो वो मेडिवल एज का जो है वो जिसकी वजह से मेडिवल एज का जवाल हुआ। मैनी मॉडर्न हिस्टोरियंस अवॉइडेड यूजिंग स्पेसिफिक इवेंट्स एंड डेट्स टू मार्क द एंड ऑफ द मेडिवल एजेस ड्यू टू मेजर डिफरेंसेस दैट एग्जिस्टेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप इन द 15th सेंचुरी। बहुत से जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अवॉइड किया है कि कोई वो स्पेसिफिक इवेंट या कोई जो है वो डेट वगैरह हमें बताएं कि जिससे जो है वो मेडिवल एज का एंड जो है वो मार्क हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है इसके डेट में कि और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में ये डिफरेंट टाइम में हुआ है। तो इस वजह से जो है 15th यानी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, बस स्पेसिफिक सेंचुरी की 15th सेंचुरी में इसका जो है वो एंड हो गया था। इनफैक्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेडिवल एरा टू द अर्ली मॉडर्न पीरियड टुक प्लेस ग्रेजुअली एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप वेंट थ्रू द ट्रांजिशन एट डिफरेंट प्लेसेस। और हकीकत में ये जो ट्रांजिशन हुई है मेडिवल एरा से अर्ली मॉडर्न पीरियड में, ये जो हमारा जो पीरियड अभी कहलाता है ये मॉडर्न पीरियड कहलाता है। और अर्ली मॉडर्न पीरियड यानी मेडिवल एज के बाद जब ये फौरन जो है वो स्टार्ट हुआ था, ये बहुत जो है वो ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता हुई है। और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं यूरोप के वो डिफरेंट टाइम में जो है वो डिफरेंट जो है वो रफ्तार से जो है वो मेडिवल एज से जो अर्ली मॉडर्न एज में दाखिल हुए। दैट कुड बी अ रीज़न फॉर अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ एंड डेट फॉर मिडल एजेस। और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हिस्टोरियंस ने जो है वो अवॉइड किया है कोई स्पेसिफिक डेट बताने से अबाउट द एंड ऑफ मिडल एजेस। Now class, we have completed our chapter number 3 and also the unit number 1.